आपका अपना टू द पॉइंट जीव विज्ञान के यूट्यूब चैनल के इस प्लेटफॉर्म पर सभी छात्र छात्राओं का स्वागत और अभिनंदन। आज का टॉपिक है डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। यह एक ऐसा न्यूक्लिक एसिड है जो यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाले न्यूक्लियस के अंदर होता है। यह सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर ही नहीं पाया जाता, बल्कि यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाले दो सेल ऑर्गेनल माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, इन दोनों में भी डीएनए का मॉलिक्यूल पाया जाता है। लेकिन दोनों के डीएनए मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर में फर्क है। जो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाने वाला डीएनए मॉलिक्यूल है वह लीनियर होता है, जबकि सेल ऑर्गेनल के अंदर पाए जाने वाला जो डीएनए मॉलिक्यूल है वो कैसा होता है? सर्कुलर होता है। और यह जो सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल है इसको हम प्लाज्मिड कहते हैं। और ये लीनियर डीएनए मॉलिक्यूल है जो कि सेल के न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। जो डीएनए मॉलिक्यूल है इट इज द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। और क्या? इट इज द ओनली मॉलिक्यूल having capacity to replicate. That's why it is called living molecule. इसलिए इसको कहा जाता है living molecule. It is a golden molecule. It is a golden molecule. और it is a negatively charged molecule. It is a negatively charged molecule. अब यह निगेटिवली चार्ज क्यों होता है, किस वजह से होता है, उसका जब स्ट्रक्चर मैं पढ़ाऊंगा अभी तो उसमें बता दूंगा कि यह निगेटिवली चार्ज क्यों होता है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट द डीएनए मॉलिक्यूल इज द निगेटिवली चार्ज्ड। तो डीएनए कहां पाया जाता है? यूकैरियोटिक जो सेल है, ये है आपका यूकैरियोटिक सेल। इस यूकैरियोटिक सेल का ये है न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस के अंदर ये डीएनए का मॉलिक्यूल पाया जाता है। और हमने कहा कि न्यूक्लियस के बाहर जो दो सेल ऑर्गेनल हैं, एक है आपका माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा है प्लास्टिड्स, क्लोरोप्लास्ट। इसमें भी डीएनए का मॉलिक्यूल पाया जाता है, लेकिन दोनों के डीएनए मॉलिक्यूल के शेप में अंतर है। जो लीनियर होता है वो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, और जो सर्कुलर होता है वह पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में। और इस जेनेटिक मटेरियल की वजह से ही ये जो दो सेल ऑर्गेनल हैं वो क्या है? सेमी ऑटोनोमस है। एनीवे, हम लोग पढ़ रहे हैं डीएनए। वह डीएनए दो जो यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस में पाया जाता है। तो हम लोग अगर सिंपल तरीके से पूछा जाए कि डीएनए क्या है, तो डीएनए इज द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड हम कह सकते हैं। तो यह किस चीज का पॉलीमर है? इट इज ए पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। तो न्यूक्लियोटाइड्स यह एक लंबा सा चेन है डीएनए, और यह जो लंबा चेन है यह किस चीज का बना होता है? ये बहुत से छोटे छोटे
यूनिट से मिलकर के बना होता है। इस यूनिट को हम क्या कहते हैं? इस यूनिट को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स। यह है आपका न्यूक्लियोटाइड्स। तो बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड्स है। ये इसका 5' एंड है और ये इसका 3' एंड है। ये OH है और यहाँ पर फॉस्फेट पाया जाता है। तो ये एक DNA का चेन है और यह जो चेन है किस चीज से बना होता है? न्यूक्लियोटाइड से होता है। तो ये जो बीड दिख रहा है, गोल स्ट्रक्चर, सर्कुलर स्ट्रक्चर, तो यह इसी का यह पॉलीमराइजेशन है। कौन? DNA मॉलिक्यूल। तो अब हम लोग देखेंगे कि ये न्यूक्लियोटाइड्स क्या है, इसमें कौन कौन सा चीज पाया जाता है और किस तरीके से एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ता है तो डाई न्यूक्लियोटाइड्स बनाएगा, डाई के बाद फिर ट्राई न्यूक्लियोटाइड्स बनाएगा। इस तरह से वह न्यूक्लियोटाइड जुड़ता जाएगा और अंत में एक लंबा सा चेन बनेगा DNA मॉलिक्यूल का। इसके द्वारा पॉलीमराइजेशन के द्वारा बनेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर ये न्यूक्लियोटाइड्स को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल है वो कौन कौन सा रॉ मटेरियल है, क्या क्या चाहिए हमको न्यूक्लियोटाइड्स बनाने के लिए। तो आइए अब इसका हम रॉ मटेरियल्स के बारे में बात करते हैं। रॉ मटेरियल्स, जो सबसे पहला रॉ मटेरियल है वो है आपका नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस, देखिए ये जो नाइट्रोजनस बेस है यह दो तरीके का होता है। एक को कहते हैं हम पायरेमिडीन और जो दूसरा है उसको हम कहते हैं प्यूरीन। जो पायरेमिडीन है ये सिंगल रिंग कंपाउंड है, सिंगल रिंग कंपाउंड। वहीं पर जो प्यूरीन है वो डबल रिंग कंपाउंड है, डबल रिंग कंपाउंड। सिंगल रिंग देखिए इसमें इस तरीके का यह रिंग होता है और ये एक फिनाइल रिंग है ये, लेकिन यहां पर क्या है, ये डबल रिंग कंपाउंड है। तो एक तो इसमें जो रिंग होगा वो होगा आपका फिनाइल रिंग और जो दूसरा रिंग होगा उसको हम कहते हैं इमिडाजोल रिंग। ये इस तरीके का रिंग है। तो यहाँ पर दो रिंग है और यहाँ पर एक रिंग पाया जाता है। तो ये जो रिंग है इसको हम कहते हैं फेनाइल रिंग, फेनाइल रिंग। और एक तो यहाँ पर ये इसी तरीके का रिंग है, ये तो फेनाइल तो है ही, इसके साथ साथ तो ये रिंग है इसको हम कहते हैं इमिडाजोल रिंग, इमिडाजोल रिंग। और ये क्या है, ये है आपका फेनाइल रिंग। तो प्यूरिमिडीन, pyrimidine is a single ring compound whereas purine is a double ring compound। अब देखिए जो pyrimidine है वह दो तरीके का होता है। कौन कौन से हैं? एक जो है इसका टाइप वो क्या है, एडेनिन, और दूसरा है गुआनिन। वहीं पर जो प्यूरिन है यह भी दो तरीके का होता है और इसमें से एक जो है आपका थाइमीन है और जो दूसरा है वो है आपका साइटोसिन। इस तरीके से नाइट्रोजनस बेस चार तरीके का होता है
एडेनिन, गुआनिन, थाइमीन एंड साइटोसिन। तो जो पहला रॉ मटेरियल था वो नाइट्रोजनस बेस है। जो दूसरा रॉ मटेरियल है इसका वो क्या है? एक शुगर है। और वह जो शुगर है कैसा शुगर है? पेंटोज शुगर है। जिसमें 5 कार्बन पाया जाता है, इसलिए इसको कहा जाता है इट इज ए पेंटोज शुगर। तो जो दूसरा कंपाउंड है उसका क्या है? वो है आपका पेंटोज शुगर। ये 5 कार्बन शुगर है। जो रिंग का फॉर्मेशन होता है वह फर्स्ट और फोर्थ कार्बन के बीच में होता है। फर्स्ट एंड फोर्थ कार्बन के बीच में रिंग बनता है। इस पेंटोज शुगर का स्ट्रक्चर देखते हैं हम। देखिए ये इस तरीके का एक 5 रिंग कंपाउंड है। ये है फर्स्ट कार्बन, ये है सेकंड कार्बन, ये है थर्ड, ये है फोर्थ, और इसी से जुड़ा हुआ रहता है ये फिफ्थ कार्बन। यहां पर ये है आपका CH2OH, ये है OH, ये भी OH है। यहां पर भी आपका ये OH है। तो इस तरीके से ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम क्या कहते हैं? पेंटोज शुगर। पेंटोज। ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है, और ये थर्ड कार्बन है, ये फोर्थ हो गया, और ये है आपका फिफ्थ कार्बन। तो ये है आपका पेंटोज शुगर। जो रिंग का फॉर्मेशन है कहाँ है? फर्स्ट और फोर्थ कार्बन के बीच में ये रिंग बन रहा है। तो ये है आपका पेंटोज शुगर। और यह जो शुगर है, ये जो शुगर दिख रहा है आपको, इसको कहते हैं राइबोज शुगर। राइबोज शुगर। इस राइबोज में से अगर हम सेकंड कार्बन से ऑक्सीजन को निकाल दें, यहां पर से ऑक्सीजन अगर निकल जाता है तो वह जो शुगर बनेगा उस शुगर को हम क्या कहेंगे? डीऑक्सी राइबोज शुगर। इसके बाद यहां पर सिर्फ बच जाएगा H। तो ये है आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और ये है फोर्थ कार्बन CH2OH, ये है फिफ्थ कार्बन। तो ये देखिए ये जो सेकंड कार्बन है यहां पर सिर्फ हाइड्रोजन है, यहां से ऑक्सीजन निकल गया है। तो ये जो स्ट्रक्चर बना ये इसी को कहते हैं डीऑक्सी राइबोज। डीऑक्सी राइबोज। तो न्यूक्लिक एसिड का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड में नाइट्रोजनस बेस और डीऑक्सी राइबोज नाम किसके वजह से पड़ा है? शुगर के वजह से पड़ा है। वह शुगर क्या है? डीऑक्सी राइबोज शुगर है। अब एक तीसरा कंपोनेंट वो क्या है? फास्फोरिक एसिड। फास्फोरिक एसिड। देखिए H3PO4, और इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा? OH, OH, इधर भी OH, और यहां पर ऑक्सीजन निगेटिवली चार्ज होगा। यहां पर ये निगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन यहां पर पाया जाएगा। तो ये है आपका फास्फोरिक एसिड। तो ये जो 3 कंपोनेंट, जो बेसिक कंपोनेंट है, जो बिल्डिंग ब्लॉक है न्यूक्लियोटाइड्स का, जिस चीज से मिलकर के न्यूक्लियोटाइड बनता है, वो कौन कौन सा है? नाइट्रोजनस बेस और
पेंटोज शुगर और फास्फोरिक एसिड। तो देखिए, फिर से एक बार देखिए, नाइट्रोजनस बेस दो तरीके का होता है, पायरिमिडीन एंड प्यूरीन। पायरिमिडीन सिंगल रिंग कंपाउंड है, वहीं पर प्यूरीन जो है डबल रिंग कंपाउंड है। जो सिंगल रिंग कंपाउंड है, वह जो सिंगल रिंग है उसको हम कहते हैं फेनाइल रिंग। वहीं पर जो प्यूरीन है डबल रिंग कंपाउंड है, इसमें एक तो फिनाइल रिंग है और जो दूसरा रिंग है इसको कहते हैं इमिडाजोल रिंग। तो यह दो रिंग वाला कंपाउंड है प्यूरीन। पायरिमिडीन दो तरीके का होता है, एक होता है एडेनिन और दूसरा होता है गुआनिन। वहीं पर प्यूरीन भी दो तरीके का है, थाइमीन और इसको कहते हैं हम साइटोसिन। देखिए, ये जितने भी नाइट्रोजनस बेस है, जो 4 नाइट्रोजनस बेस है, इसमें से ए जो है ये किस फॉर्म में पाया जाता है? ए मिलता है आपका एमिनो फॉर्म में, एमिनो फॉर्म में। वहीं पर जो रेस्ट है, रेस्ट कौन से बच गए? गुआनिन, साइटोसिन एंड थाइमीन। ये जो तीनों नाइट्रोजनस बेस है ये होता है कीटो फॉर्म में, कीटो फॉर्म। ये इसका नॉर्मल फॉर्म है। अब न्यूक्लियोटाइड्स बनता कैसे है? तो ये जो रॉ मटेरियल है, इससे न्यूक्लियोटाइड्स कैसे बनता है? तो सबसे पहला स्टेप है न्यूक्लियोसाइड बनने का, वो है फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोसाइड। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? न्यूक्लियोसाइड बनाएंगे और फिर जाकर के न्यूक्लियोटाइड बनेगा। तो द फर्स्ट स्टेप टुवार्ड्स द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड इज फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोसाइड। देखिए, न्यूक्लियोसाइड कैसे बनता है? ये जो पेंटोज शुगर है, इस पेंटोज शुगर में देखिए, ये पेंटोज शुगर है, HOH HOH, यहां पर भी क्या हो जाएगा? HOH, और ये है आपका H, और यहां पर है CH2OH। ऐसे लिखते हैं इसको, CH2OH। ये है आपका फोर्थ, ये है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड दिस इज द फिफ्थ वन। तो देखिए, ये जो पेंटोज शुगर है, इसके फर्स्ट कार्बन से नाइट्रोजनस बेस ऐड हो जाता है, नाइट्रोजनस बेस। तो ये जो नाइट्रोजनस बेस है, ये कितने तरीके का है? एडेनिन, गुआनिन, थाइमीन, साइटोसिन। तो इसमें से कोई भी एक यहां पर ऐड होगा, एट ए टाइम सिर्फ यहां पर एक ही ऐड होगा। तो ये जो नाइट्रोजनस बेस है, इसमें 4 में से कोई एक ऐड होगा। जैसे एडेनिन है, गुआनिन है, साइटोसिन है और थाइमीन है, ये 4 में से कोई एक यहां पर ऐड हो जाएगा। तो जो स्ट्रक्चर बनेगा, वह जो स्ट्रक्चर होगा उसको हम न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। तो ये है आपका शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस, ये मिलेगा तो क्या बनेगा? न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोसाइड्स का जो नोमेनक्लेचर है वो क्या होगा कि शुगर प्लस, अगर एडेनिन जुड़ता है, शुगर प्लस गुआनिन, शुगर प्लस साइटोसिन एंड शुगर प्लस थाइमीन, तो इसको कहते हैं एडिनोसिन, एडेनोसिन। इसको कहते हैं गुआनोसिन, इसको कहते हैं साइटिडीन, और इसको कहते हैं थाइमिडीन, थाइमिडीन।
तो साइटोसिन और थायमीन के नोमेनक्लेचर में DINE लगा हुआ है और ग्वानिन और साइटोसिन में सीन। तो ये है, इस तरीके से न्यूक्लियोसाइड जो है ऑन द बेसिस ऑफ नाइट्रोजनस बेस कितने तरीके का हो गया? 4 तरीके का होगा। दिस इज द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये 4 तरीके के न्यूक्लियोसाइड बन गए। और यह जो न्यूक्लियोसाइड होता है केमिकली इट इज बेसिक इन नेचर। केमिकली इट इज बेसिक इन नेचर। यह बेसिक होता है, लेकिन डीएनए मॉलिक्यूल कैसा है? एसिडिक नेचर का है। तो अब हमें न्यूक्लियोसाइड्स बन गया है। अब न्यूक्लियोसाइड से हमें क्या बनाना है? जो नेक्स्ट स्टेप है न्यूक्लियोटाइड, एंड दैट इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। तो न्यूक्लियोटाइड कहां पर कैसे बनेगा ये? तो एक जो तीसरा रॉ मटेरियल, अभी 2 का हमने इस्तेमाल किया है। एक तो हमने शुगर का इस्तेमाल कर लिया, डीऑक्सीराइबोज शुगर, सॉरी ये यहां पर H होगा, डीऑक्सीराइबोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस दोनों जुड़ गए हैं आपस में, और नाइट्रोजनस बेस और शुगर के बीच में जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है इसको कहते हैं एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इसको कहा जाता है एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। बहुत तरह के बॉन्ड इसमें अभी देखने को मिलेंगे आपको। तो इसमें जो पहला है नाइट्रोजनस बेस और शुगर के बीच का जो बॉन्ड है डीऑक्सीराइबोज शुगर, उसको क्या कहते हैं? एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड उसको कहा जाता है। तो और यह कैसा नेचर का होता है न्यूक्लियोसाइड? ये न्यूक्लियोसाइड जो है ये बेसिक नेचर का है। अब ये न्यूक्लियोटाइड कैसे बनेगा? अब न्यूक्लियोटाइड्स को बनाने के लिए क्या करते हैं कि न्यूक्लियोसाइड में हम फॉस्फेट को ऐड करते हैं। तो न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट कहां पर ऐड होगा? देखिए, यह है फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ये जो 5th कार्बन है यहां पर फॉस्फेट मॉलिक्यूल ऐड होता है। ये फॉस्फेट यहां पर ऐड हो गया। तो जब फॉस्फेट ऐड होगा तब जो दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा, देखिए फॉस्फेट क्या है? फास्फोरिक एसिड है, और ये क्या है? अल्कोहल। अल्कोहल और एसिड को मिलाएंगे तो ईस्टर का फॉर्मेशन होता है। तो दोनों के बीच में जो बॉन्ड होता है उसको हम क्या कहते हैं? ईस्टर बॉन्ड। यह है आपका ईस्टर बॉन्ड। तो देखिए यह जो यह बन क्या गया? अब यह एक न्यूक्लियोटाइड बना है जिसमें क्या क्या है? आपका नाइट्रोजनस बेस है, शुगर है और फॉस्फेट है। यह S फॉर शुगर, नाइट्रोजनस बेस, शुगर और फॉस्फेट। तो जितने भी न्यूक्लियोसाइड्स हैं, ये 4 न्यूक्लियोसाइड्स हैं, इन चारों न्यूक्लियोसाइड्स में क्या ऐड हो जाएगा? फॉस्फेट अगर ऐड हो जाएगा तो ये चारों के चारों किस चीज में कन्वर्ट हो जाएंगे? न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो देखिए अगर यहां से फॉस्फेट हो गया तो ये क्या हो गया? एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड इसको बोलेंगे, और इसको क्या कहेंगे? ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड। और ये क्या होगा? साइटिडीन मोनोफॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड, और ये है थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड। लेकिन तो न्यूक्लियोसाइड 4 तरीके का है, तो न्यूक्लियोटाइड्स भी यहां पर ऑन द बेसिस ऑफ नाइट्रोजनस बेस 4 तरीके का हो गया। लेकिन जब फॉस्फेट इसमें ऐड हो जाता है तो न्यूक्लियोसाइड बेसिक नेचर का होता है, जबकि फॉस्फेट के ऐड होने के बाद जो न्यूक्लियोटाइड बनता है इट इज एसिडिक इन नेचर। ये कैसा होता है? एसिडिक नेचर का होता है। ये एसिडिक है। तो न्यूक्लियोटाइड कैसा है? एसिडिक है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट मॉलिक्यूल। फॉस्फेट के कारण ही जो न्यूक्लियोटाइड है वो एसिडिक नेचर का होता है, और इसी के वजह से जो पूरा डीएनए मॉलिक्यूल है वो कैसा होता है? निगेटिवली चार्ज्ड होता है। तो पॉलीमराइजेशन, अब न्यूक्लियोटाइड्स हमें मिल गया, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डीएनए मिल गया। अब क्या होगा? इसका पॉलीमराइजेशन होगा। कहने का मतलब एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ेगा,
दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से, इस तरीके से एक लंबा सा चेन बनेगा। और वह जो लंबा सा चेन बनेगा उस प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलीमराइजेशन, और तब वह चेन कहलाएगा पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। तो अब हमने न्यूक्लियोटाइड बना लिया है, अब न्यूक्लियोटाइड बन गया है, अब इसका पॉलीमराइजेशन होगा। अब इसका हम पॉलीमराइजेशन करते हैं। तो पॉलीमराइजेशन कैसे होता है देखिए, पॉलीमराइजेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो पॉलीमराइजेशन के लिए जो न्यूक्लियोटाइड है वह एक एंजाइम चाहिए, और उस एंजाइम को कहते हैं डीएनए पॉलीमरेज। द एंजाइम व्हिच इन्वॉल्व इन पॉलीमराइजेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड इज कॉल्ड डीएनए, क्या कहते हैं इसको हम, पॉलीमरेज। इसको डीएनए पॉलीमरेज कहते हैं। लेकिन जो न्यूक्लियोटाइड है, एक न्यूक्लियोटाइड जब दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ता है तो डाई न्यूक्लियोटाइड्स बनाएगा, फिर डाई में फिर एक और जुड़ेगा तो ट्राई न्यूक्लियोटाइड्स होगा। जैसे यह एक यूनिट है, इसमें एक जुड़ गया तो ये डाई न्यूक्लियोटाइड्स हो गया, फिर ये दूसरा जुड़ गया, ये हो गया, तब फिर ट्राई न्यूक्लियोटाइड्स, इस तरह से जुड़ता जाएगा और अंत में क्या होगा, एक लंबा सा चेन बन जाएगा। किस चीज का, न्यूक्लियो पॉलीन्यूक्लियोटाइड का एक लंबा सा चेन बनेगा, जिसके दो एंड होंगे, एक होगा ये 5' एंड और ये है आपका 3' एंड। यहाँ OH होता है और यहाँ पर फॉस्फेट होता है। वो कैसे होता है अभी पॉलीमराइजेशन, जब हम पॉलीमराइजेशन करेंगे तो पता चल जाएगा। तो सबसे पहला काम होता है कि जैसे ये फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड है और ये है इसका दूसरा न्यूक्लियोटाइड, तो पहले न्यूक्लियोटाइड और दूसरे न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में जो बॉन्ड होता है इसको हम क्या कहते हैं, डाई एस्टर बॉन्ड। डाई एस्टर बॉन्ड। तो ये डाई एस्टर बॉन्ड दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में होता है, और एस्टर बॉन्ड, मोनो एस्टर बॉन्ड सिर्फ फॉस्फेट और नाइट्रोजनस शुगर के बीच में होता है। जैसे यहां पर ये जो एस्टर बॉन्ड है, यहां पर सिर्फ एक ही फॉस्फेट है, तो ये जो है इसको कहते हैं मोनो एस्टर बॉन्ड, एक ही एस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। लेकिन जब दो न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ेंगे तो वहां पर बनेगा डाई एस्टर बॉन्ड। तो दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच का जो बॉन्ड होता है उसको हम डाई एस्टर बॉन्ड कहते हैं। देखिए कितने तरीके का बॉन्ड हो गया, दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच का बॉन्ड है डाई एस्टर बॉन्ड, नाइट्रोजनस बेस और शुगर के बीच का बॉन्ड है उसको कहते हैं एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और फॉस्फेट और शुगर के बीच का जो बॉन्ड है यहां पर ये क्या है, मोनो एस्टर बॉन्ड है ये, ठीक है। लेकिन न्यूक्लियोटाइड इस फॉर्म में कभी भी ऐड नहीं होता है। ये जब भी ऐड होगा तब क्या होगा, इसके साथ दो फॉस्फेट और जुड़ेंगे, तो ये बन गया आपका ATP का नाम सुना है आप, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। उसी तरीके से यहां पर भी एक फॉस्फेट, यहां एक दो फॉस्फेट और इसमें जुड़ेगा तो ये होगा ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, और फिर यहां पर भी ये दो फॉस्फेट और जुड़ेगा तो ये हो गया साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट, और इसी तरीके से फिर यहां भी दो फॉस्फेट और जुड़ेगा। तो इस तरीके से जो जुड़ेगा न्यूक्लियोटाइड, ये जो बनेगा उसमें जो नाइट्रोजनस बेस होंगे वो एक तो होगा आपका ATP, दूसरा होगा आपका GTP, तीसरा जो है आपका CTP, और जो चौथा है वो है आपका थाइमिडीन ट्राइफॉस्फेट, साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट, ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में ही ऐड होगा। तो अब हम न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने का काम करते हैं, इसका पॉलीमराइजेशन करते हैं। तो देखिए पॉलीमराइजेशन कैसे होता है इसमें, चलिए फिर से इसको बनाऊंगा मैं। ये देखिए ये है आपका
ये है एक न्यूक्लियोटाइड, ये है एडेनिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये जो है फाउंडेशन है, यहां पर ये फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड है। जितने भी इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड्स होंगे वह सारे के सारे कहां पर ऐड होंगे? ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है, यहां पर H है और यहां पर OH पाया जाता है, ठीक है, और यहां पर भी ये H है। तो ये जो इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड्स जितने भी हो गए वो सारे के सारे कहां कहां पर ऐड होंगे? तीसरा थर्ड कार्बन पर ही ऐड होगा। जो पहला कार्बन हो, जो पहला न्यूक्लियोटाइड होगा उसके थर्ड कार्बन पर जो है OH ग्रुप होता है और यहीं पर जो है इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होगा पॉलीमराइजेशन के समय। तो ये पॉलीमराइजेशन कैसे करता है? देखिए, ये है आपका दूसरा न्यूक्लियोटाइड्स, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड आ रहा है, तो इसका जो है ये CH2 और ये फॉस्फेट यहां से जुड़ गया। तो ये फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड है, ये है आपका दूसरा न्यूक्लियोटाइड। इसमें मान लिया कि हमने यहाँ पर थाइमीन ये आया है, ये नाइट्रोजनस बेस यहाँ पर थाइमीन लगा हुआ है। इसके बाद जो नेक्स्ट आएगा थर्ड न्यूक्लियोटाइड वो क्या होगा? ये फॉस्फेट। ये इस तरीके से ये तीसरा न्यूक्लियोटाइड है, ये है आपका CH2 और ये जो फॉस्फेट है ये यहाँ पर इससे जुड़ गया है और इसका 3' एंड मान लिया ये एडेनिन था, ये थाइमीन है और तीसरा मान लिया यहाँ पर ग्वानिन हमने डाल दिया, ये ग्वानिन हो गया। तो ये तीन न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ गए और एक और चौथा भी जोड़ दीजिए आप। तो जो चौथा जो फोर्थ न्यूक्लियोटाइड होगा वो क्या फिर आएगा 3' एंड पर, ये यहाँ पर आया और फिर ये जो नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड है वो इस तरीके का है जिसमें थाइमीन सॉरी साइटोसिन नाइट्रोजनस बेस लगा हुआ है। देखिए ये है आपका साइटोसिन। तो जो इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड्स होगा वह सारा का सारा क्या ट्राइफॉस्फेट होगा। तो यहाँ पर 2 फॉस्फेट रिलीज होगा, इसको कहते हैं पायरोफॉस्फेट। फिर जब ये जब ऐड होगा तो यहाँ पर भी 2 फॉस्फेट रिलीज हो जाएगा। ये जब भी आएगा तो ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में आएगा। जैसे ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में ये इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा। तो ये सॉरी ये है आपका नाइट्रोजनस बेस। तो यहां पर 1 फॉस्फेट 2 फॉस्फेट 3 फॉस्फेट, ये इस फॉर्म में जितना भी होगा ये इसी फॉर्म में आएगा। जब बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो 2 फॉस्फेट बाहर निकल जाएगा, इसको हम कहते हैं पायरोफॉस्फेट। इसको कहा जाता है पायरोफॉस्फेट। और ये जो बॉन्ड होता है 2 न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में काफी स्ट्रांग होता है, स्ट्रॉन्गर, ये काफी मजबूत बॉन्ड है क्योंकि यहां पर एनर्जी यूटिलाइजेशन के बाद यह बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो देखिए, तो जो जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स होंगे वह दूसरे न्यूक्लियोटाइड्स में तभी ऐड होगा जब उसमें वह ट्राइफॉस्फेट के रूप में बना हुआ रहेगा। ट्राइफॉस्फेट जैसे ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, उसी तरह से थाइमीन ट्राइफॉस्फेट, फिर उसी तरह से ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, फिर C ट्राइफॉस्फेट। तो इस तरीके से ये सब फॉर्म में रहेंगे। और देखिए यहां पर जो बॉन्ड है एक न्यूक्लियोटाइड्स और दूसरा ये है आपका तीसरा, ये है चौथा न्यूक्लियोटाइड्स।
ये जो बॉन्ड है दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में जो बॉन्ड है, यह फॉस्फेट और इस शुगर के बीच में एक ईस्टर बॉन्ड ये है, और यह फॉस्फेट और इस शुगर के बीच में एक ईस्टर बॉन्ड ये है। तो ये जो दो डाइस्टर बॉन्ड से जुड़ा रहता है, इसलिए कहते हैं द लिंक बिटवीन द टू न्यूक्लियोटाइड्स टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ डाइस्टर बॉन्ड, फास्फो डाइस्टर बॉन्ड, डाइस्टर बॉन्ड कहते हैं उसको। इस तरीके से पॉलीमराइजेशन होता है। तो पहले न्यूक्लियोटाइड्स के 3' एंड पर जो इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड्स है वो ऐड होगा। तो ये जब ऐड होगा तो दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसको कहेंगे हम डाइस्टर बॉन्ड। तो इस तरीके से एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का फॉर्मेशन होगा। तो यह है आपका, इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, जैसे एक इस तरीके से दिखाते हैं कि यहां पर ये 5' एंड है, 5' एंड पर क्या होता है, इसको कहते हैं फॉस्फेट, और ये है आपका 3' एंड, यहां पर क्या है OH। तो अब हम लोगों ने क्या कर लिया, पॉलीमराइजेशन हो गया है न्यूक्लियोटाइड्स का, और पॉलीमराइजेशन के बाद जो न्यूक्लियोटाइड्स का एक स्ट्रैंड बना है इसी को हम क्या कहते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। तो डीएनए का अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसमें एक चेन नहीं होता है, इसमें दो चेन पाए जाते हैं। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो है, जो डीएनए मॉलिक्यूल है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड का जो मॉलिक्यूल है वह दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना होता है, वह एक डुप्लेक्स मॉलिक्यूल है। और जो दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है वो आपस में किस चीज से जुड़े रहते हैं, तो वह आपस में जुड़ा रहता है हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। तो हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन दो नाइट्रोजनस बेस के बीच में होता है, और चारगफ रूल के हिसाब से एडेनिन जो है हमेशा थाइमीन से पेयर करता है, और थाइमीन साइटोसिन हमेशा ग्वानिन से पेयर करता है। तो एडेनिन और थाइमीन के बीच में जो बॉन्ड होता है वो डबल हाइड्रोजन बॉन्ड है, जबकि साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में जो बॉन्ड होता है वो है आपका ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हम लोगों ने पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बना लिया है। अब इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से हमें डीएनए मॉलिक्यूल को बनाना है। तो डीएनए मॉलिक्यूल बनेगा कैसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से, तो बनाने के लिए हमें दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन चाहिए। दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कहने का मतलब है कि जो डीएनए मॉलिक्यूल है वह दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना होता है। जो दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होते हैं दे आर नॉट आइडेंटिकल टू ईच अदर, दे आर कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर। वे बराबर नहीं होते, वे एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री होते हैं। वो जो कंप्लीमेंट्री चेन है, और दोनों जो चेन होता है वह कैसा होता है, एंटी पैरेलल डायरेक्शन में होता है। एंटी पैरेलल डायरेक्शन कहने का मतलब यह हुआ कि यह एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। देखिए इसको इस तरीके से समझिए आप कि यह एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, और इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये है आपका, इसको सपोज कीजिए कि ये हेड है, ये हेड है, और ये क्या है आपका फुट है। ये फुट है और ये हेड है, और ये एक ये है। तो ये जो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है ये इसका 5' एंड है और ये इसका 3' एंड है। लेकिन जो दूसरा पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होगा उसका जो हेड होगा वो इधर होगा, और उसका जो फुट होगा वो ऐसे होगा। ये है इसका हेड और ये है इसका फुट, सॉरी
मैं उतना आर्टिस्ट तो नहीं हूँ, लेकिन ये सिर्फ समझने के लिए मैं बता रहा हूँ। ये हेड हो गया इधर, ये हेड है और ये इसका फुट है, फुट है। तो एक चेन ये हो गया और दूसरा चेन ये हो गया। तो देखिए ये एक दूसरे का उल्टा होता है, एंटी पैरेलल। अगर दोनों का हेड एक जैसा होता, दोनों का पैर एक तरफ होता, तब उसको हम कहते हैं पैरेलल अरेंजमेंट। लेकिन एक के हेड जिधर है वहीं पर दूसरे का क्या है, फुट है, और इसका जिधर फुट है उधर दूसरे का हेड है। तो यह जो अरेंजमेंट होता है इसको हम क्या कहते हैं, एंटी पैरेलल अरेंजमेंट। तो यह है आपका यहां पर 3 डैश OH हो गया और यह है आपका 5 डैश P हो गया, फॉस्फेट हो गया। तो डीएनए मॉलिक्यूल जो है 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना होता है और बोथ द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स आर एंटी पैरेलल इन डायरेक्शन। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, कहने का मतलब जो अगला क्लास होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल और वाटसन एंड क्रिक मॉडल जो डीएनए मॉलिक्यूल का था उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि वह डीएनए मॉलिक्यूल जो वाटसन एंड क्रिक ने दिया था वो डीएनए मॉलिक्यूल का डायमीटर कितना होता है, उसमें कितने लूप पाए जाते हैं, एक लूप की लंबाई कितनी होती है, एक लूप में कितने नाइट्रोजनस बेस होते हैं, ये सारा चीज जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।